वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पुष्यभूति डायनेस्टी ने रूल किया, क्या उनके अप्स थे, क्या डाउन्स थे और कौन कौन से मेजर उनके रूलर्स थे। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक और डायनेस्टी की जो नॉर्थ वेस्टर्न या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में था, रूल कर रहा था उस दौर में, और वो है मौखरी डायनेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर साइंसेज। उसके बाद ICAR का एग्जाम क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 267। देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम AMU अलीगढ़। I topped my batch. After that I earned my doctorate degree from AMU again. In as far as my research work is concerned, I have like 7 research papers, 6 teaching modules and 3 chapters till date. I have attended various national and international seminars in India and abroad. As far as my teaching experience is concerned, it's more than 7 years now. Or apart from all these coaching institutes, I have I have worked as an assistant professor at Regional Institute of Education NCRT in Bhopal. So this is about me, and after this शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द मौखरी ऑफ कन्नौज। ये कौन थे, ये कौन लोग थे? सबसे पहले आपने एंशियंट हिस्ट्री में जो गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी होगी, गुप्ता डायनेस्टी के बहुत से ऐसे सामंत थे, बहुत से ऐसे फ्यूडिटरीज थे जो डिफरेंट पार्ट्स को रूल कर रहे थे। ऐसे हम जब आगे चल के मुगल रूल पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मुगलों ने बहुत सारे ऐसे मनसबदार, जागीरदार, सूबेदार अपॉइंट किए थे, और औरंगजेब की डेथ के बाद इन्होंने अपने क्या किया, अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिए। ये आप आगे चल के देखेंगे जब हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे। वैसा ही कुछ होता है गुप्ता डायनेस्टी के बाद भी। तो जो गुप्ताज ने जो फ्यूडिटरीज, जो वेसल्स अपॉइंट किए थे गुप्ता डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर या एज एन इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। उसी में से एक थी ये मौखरी डायनेस्टी। कई जगह इसे मेगार डायनेस्टी भी कहा गया है। और देवर लाइक 6 जनरेशंस उन्होंने करीब नॉर्थ इंडिया पे रूल किया। और इनका रिलेशन जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन को पढ़ा था, तो हर्षा के साथ भी इनका रिश्ता था। वो रिश्ता क्या था वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। मौखरी का जो जिक्र है वो पतंजलि के काम में भी दिखता है, पनानी के काम में भी दिखता है कि वहां पे इनका एविडेंस है। बिकॉज अर्ली इवन एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। मिडिवल हिस्ट्री में लेटर ऑन जैसे आईने अकबरी, तुस्खे बाबरी, ऐसी ऑटोबायोग्राफीज आने लगी, लेकिन उससे पहले अर्ली मिडिवल और लेटर एंशियंट पार्ट में हमें बहुत ज़्यादा ये जो इस तरीके के स्कॉलर्स थे, इनके जो वर्क्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो वहाँ पे पतंजलि ने भी, पतंजलि's वर्क, दे हैव देयर रेफरेंस। जैसा मैंने पहले कहा कि ये उत्तर प्रदेश और मगध के हिस्से को रूल कर रहे थे, लेकिन इनकी बाउंड्रीज हमेशा चेंज होती रही। समवेयर इफ इसे ये 600 AD के आसपास की हम बात कर रहे हैं, ये उस दौर की बात है। सो लाइक एवरीवन वाज इन अ वॉर। और अगर आप 600 AD में इंडिया की सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसी थी। यहाँ पुष्यभूति थे थानेसर में, ये कन्नौज वाला, ये मौखरियों का मौखरीज का जो रूल था वो है। वल्लभी में मैत्रिका थे, कलचुरी थे, चालुक्य थे, पल्लवास, पांड्यास, चेराज। ठीक है। तो ये इंडिया की कंडीशन थी इन 600 AD। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश का हिस्सा और बिहार का जो मगध था बेसिकली, वो जो हिस्सा है वो मौखरीज के अंडर था। ये थानेश्वर कह लीजिए, थानेश्वर कह लीजिए, ये वो हिस्सा था। यहीं पे जो पुष्यभूति या जो वर्धना डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी। इनके बीच में भी फिर जो स्टोरी हमने लास्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में देखी थी कि किस तरीके से उनका जो है रिलेशन था, ऑन हाउ दैट मैरिज अलायंस, वो बिकॉज दे वर लाइक नेबरिंग स्टेट्स। तो ये मतलब मैरिटल अलायंस आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस हमेशा इनका रहा है, मैरिज अलायंसेस का। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप मिडिवल हिस्ट्री देख लीजिए, या आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे कि मैरिज अलायंस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। मूविंग ऑन,
The clay seal of Mokri has been found at Gaya, belong to the Maurya period. So क्योंकि ये feudatory थे, ये vassal थे गुप्ता पीरियड के, तो इनके मतलब they were having certain delegated power. तो ये मॉकरीज की जो सील थी वो भी हमें मिलती है. इंस्क्रिप्शन डेटेड 239 AD डिस्कवर्ड इन कोटा इन राजपुताना. तो इनका जो रूल था एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम वो अर्ली मिडिवल फेज में आपको दिखता है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूडिटरी थे, ये वैसल थे, ये सामंत थे बेसिकली गुप्तास के, तो ये वहां से इनका evidence of their presence is always there, but dynasty ruling a major part is visible only in the early medieval phase. They claim the descent from Ashwapati mentioned in Mahabharata as a king of Madra in central Punjab. तो महाभारत में भी इनका जिक्र है, अश्वपति के डिसेंडेंट इन्हें बताया गया है और ये पंजाब, सेंट्रल पंजाब से आते हैं. दैट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है. द एपिग्राफिक एविडेंस ये कहता है कि यहां पे इनके दो ग्रुप थे, मॉकरी किंग्स के भी दो ग्रुप थे जो रूल कर रहे थे. साउथ बिहार, देयर वाज वन ग्रुप व्हिच वाज रूलिंग द साउथ बिहार एंड यूपी इन द अर्ली 6th सेंचुरी. एक ग्रुप में कौन थे? यज्ञवर्मन, हु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शार्दुल वर्मन एंड अनंत वर्मन. तो ये यज्ञवर्मन वाली एक ब्रांच थी, फाइन. और ये जो सेकंड ब्रांच थी हरिवर्मन की, उसमें आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन, ग्रहवर्मन, ये उनके फ्यूडिटरीज टू गुप्तास जो थे. और इसीलिए जैसे मैंने बार बार जिक्र किया कि इन्हें सामंत का भी टाइटल दिया गया था, इन्हें बार बार सामंत भी कहा गया. हरिवर्मन जो सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स थी, ये वाली जो लाइन ऑफ रूलर्स थे, इसके पहले रूलर्स थे और इन्होंने टाइटल लिया महाराजा का एंड ही अज्यूम दैट इंडिपेंडेंट स्टेटस. तो वो हरिवर्मन ने क्या किया कि अपने आप को वो जो फ्यूडेटरी वाला स्टेटस था या जो वो सामंत वाला या आप कहें कि जिसको हम लेटर कहें कि वो उनके डेलीगेटेड सब्सिडरी वाला जो स्टेटस था, उससे अपने आप को आजाद किया और खुद को क्या टाइटल दिया? खुद को टाइटल दिया महाराजा का. लेकिन अगर आप मॉकरी हिस्ट्री एज अ डायनेस्टी रूलिंग, तो ईशान वर्मन हियर थर्ड जनरेशन, ईशान वर्मन के वक्त से ये एक फॉर्मल डेफिनेट फॉर्म लेती है. ईशान वर्मन ने किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है. आंध्रास को हराया, सोलिका को हराया, गौड़ा को हराया. और जब इन्होंने इतने सारे लोगों को हरा दिया या इतने सारे किंगडम्स को हरा दिया, तो इसने क्या टाइटल लिया? इन्होंने क्या टाइटल ले लिया? महाराजा. बोले इट डजंट सूट टू मी, आई हैव डिफीटेड अ लॉट ऑफ पीपल. एरोगेंस आता है. बोले महाराजा नहीं, महाराजाधिराज. अच्छा, इट्स अ बिगर टर्म. तो उन्होंने एक बिगर टाइटल लिया ईशान वर्मन ने, महाराजाधिराज का. अब सवाल कैसे आएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉकरी डायनेस्टी. नंबर 1, हरिवर्मन who assumed an independent status took the title of Maharaja-dhiraj. Ishana Varman, the third in that line or whatever, assumed the title of Maharaja. So वो क्या हुआ? दोनों इंटरचेंज हो गए. Both the statements are wrong. इस तरीके के सवाल आएंगे. तो आपको पूरी कहानी में जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, हिस्ट्री बेसिकली कहानियां ही हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री आर लाइक हाई स्टोरी. तो आपको उसके मेजर कहानी के मेजर कैरेक्टर्स को ध्यान रखना है. याद कैसे रहेंगे? आप कैरेक्टराइज करिए, आप उसको पिक्चराइज करिए अपने जहन में कि हाँ, एक हरिवर्मन था, उसका बेटा ईश्वर वर्मन था, उसका बेटा ईशान वर्मन था. अब हरिवर्मन क्या थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंट, ये सेकंड लाइन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड ब्रांच की हम बात कर रहे हैं. उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है महाराजा का टाइटल लिया. तो आप एक काम करो, उसके ऊपर मतलब इमेजिन, जस्ट इमेजिन while I'm saying you just listen to me, close your eyes and just imagine कि एक महाराजा के ऊपर एक मुकुट लगा दो. ठीक है, वही मुकुट उसने अपने बेटे लेट्स से नेक्स्ट किंग जो था ईश्वर वर्मन, उसे दे दिया. ईश्वर वर्मन ने वही मुकुट आगे बढ़ाया और वो क्या हुआ? ईशान वर्मन ने क्या किया? उसने सुलिका को हराया, गौड़ास को हराया, और जैसे जैसे वो हराते जाता है उसका मुकुट लेट्स से बढ़ता जाता है. So he assumes the title of महाराजाधिराज. इस तरीके से आपको चीजों को कैरेक्टराइज करना है, पिक्चराइज करना है बेसिकली, और आगे बढ़ना है.
ईश्वर वर्मन वॉज ईशान वर्मन, आई एम सॉरी, ईशान वर्मन जो है इट वॉज सक्सीडेड बाय सर्ववर्मन एंड लेटर बाय अवंती वर्मन। तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब बाना का जो हर्ष चरित्र है, बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखा था, ये किसके लिए लिखा था, डू यू नो राइट इन द कमेंट सेक्शन। हमको ये पता चलता है वहां से कि जो अवंती वर्मन है, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन ग्रहवर्मन, हु वाज लेटर मैरिड टू राजश्री, हु वाज डॉटर ऑफ प्रभाकर वर्धना, द पुष्यभूति किंग ऑफ थानेश्वर। मीन्स ये हर्षवर्धन की बहन थी। आपको ये वाली जो कहानी थी, नो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि यहाँ पे क्या हुआ था। ग्रहवर्मन was not, however, destined for rule for long. Devgupta, Gupta king of Malwa, who was an ally of King Shashanka of Gauda, defeated and killed Grahavarman and carried away Rajashri as captive. ये वाली स्टोरी हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। Rajyavardhan was also killed by Shashanka, ally of Devgupta, and throne of Thaneshwar also fell vacant, और इसीलिए then came in हर्षवर्धना। So, यहां से आप रिलेट कर सकते हो पुष्यभूति को और मौखरी को। सो दिस इज अबाउट द मौखरी डायनेस्टी। छोटी डायनेस्टी है, आपको यहां पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक ये जो लास्ट स्लाइड ये जो है हमारी, यस, ये जो हमारी स्लाइड है, इसकी स्टोरी ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हाउ द मौखरीज एंड द पुष्यभूतिज दे आर रिलेटेड। और दूसरा ये हर्ष चरित्र किसने लिखी, उसमें क्या मेंशन था, वो याद रखना है। And this slide, the Harivarman, the first of the second phase, second line of rulers, ये वाला जो स्टोरी है ये आपको ध्यान रखना है मौखरी में। और रूल कहाँ कर रहे थे, आपके लिए ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट अ मोमेंट, ओके, ये जो यहाँ पे इतनी कहानी लिखी है ना, ये मैच जैसे गुर्जर, प्रतिहारा, सिंध, टांक और टक्का, तो ये क्या है, ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली आ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग डायनेस्टीज विद द प्लेसेस और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैप इसमें इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने मौखरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। आगे की कहानी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।